नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में नई एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज की गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर विभिन्न राज्यों में जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उसे भी सीबीआई अपने पास जांच के लिए लेने की कोशिश करेगी, ताकि इस नीट पेपर लीक की तह तक जांच की जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के लिए इस आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया। इसके बाद अब मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। सरकार परीक्षाओं में पारदर्शी तरीके सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों को रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा कि गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति, संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को पटना के एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया। बिहार पुलिस ने आरोपियों को 21 जून को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया था। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के सोलापुर और लातूर जिलों में निजी कोचिंग कक्षाएं चलाने वाले 2 शिक्षकों को एटीएस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है और उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। इस सबके बीच नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए शनिवार को दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए देश के 7 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रही। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा स्थगित की गई नीट पीजी परीक्षा की नई तारीखें जल्द ही ऐलान की जाएंगी। इस बीच एनटीए ने साफ किया है कि उसकी वेबसाइट और उसके सभी वेब पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित हैं। एनटीए ने कहा कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिसमें उनकी वेबसाइट और वेब पोर्टल को किसी भी तरह से हैक करने का दावा किया गया है। यह बिल्कुल गलत और भ्रामक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में केंद्र सरकार की ओर से तेजी से की जा रही कार्रवाई का स्वागत किया है। आईएमए ने त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है कि वो मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और एनटीए के महानिदेशक को पद से हटाने के सरकार के फैसले का शुक्रिया अदा करती है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात कही है। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन चेयरमैन मोहनदास पई ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तेजी से उठाए जा रहे कदमों की सराहना की है। आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांशु रॉय समेत कई शिक्षाविदों ने सरकार के कदमों की तारीफ की है। नीट परीक्षा 2024 को लेकर नीट परीक्षार्थी ऋतिक भूषण ने कहा कि वो सरकार के फैसले से खुश है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कमेटी बनाना और जांच को सीबीआई को सौंपना अच्छा कदम है। दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि स्थिति को सुधारने के बजाय आम आदमी पार्टी अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर 21 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से पानी की कमी को लेकर चर्चा की। उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल ने जल संकट के समाधान का आश्वासन दिया है। तमिलनाडु के कल्लकुरुची में जहरीली शराब पीने से कम 56 लोगों की मौत को लेकर तमिलनाडु सरकार
लगातार सवालों के घेरे में है। भाजपा का आरोप है कि सत्तारूढ़ डीएमके आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहरीली शराब से हुई मौत के मामले पर तमिलनाडु सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसे बेहद निंदनीय बताया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया में चल रही खबरों का हवाला देते हुए मुख्य आरोपी का डीएमके से संबंध होने के मामले पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से जवाब मांगा है। तमिलनाडु में कई दशकों से चल रहे शराब कारोबार के बाद इस त्रासदी को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। जहरीली शराब से हुई मौत के मामले पर तमिलनाडु विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। शराब त्रासदी को लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल भी सत्तारूढ़ दल पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। एआईएडीएमके महासचिव टीवी दिनाकरन ने डीएमके सरकार की इसे विफलता करार दिया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं एमएनएम नेता प्रमुख कमल हसन ने रविवार को कल्लाकुरिची मेडिकल कॉलेज में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों से मुलाकात की। 19 जून को जहरीली शराब पीने से कल्लाकुरिची के 193 लोगों की हालत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 56 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। 24 जून से 3 जुलाई के बीच शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा। संसद के पहले दिन परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। लोकसभा शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राज्यसभा के भी सत्र 27 जून से शुरू हो जाएगा। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय कराएंगे। तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का आपदा प्रबंधन जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और बाढ़ जैसे हालात बन गए।
जिला प्रशासन ने 7 स्थानों पर राहत शिविर बनाए हैं। मुंबई में मानसून थोड़ा थमने के बाद अब फिर से सक्रिय हो गया है। शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। केरल छात्र संघ के सदस्यों ने स्कूलों में 11वीं कक्षा की सीटों में कथित कमी के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूल अब पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर्स को डिजिटल किए जाने के साथ ही शिक्षकों छात्रों की उपस्थिति भी डिजिटल मार्ग के जरिए करने के निर्देश जारी किए गए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। झारखंड की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जम्मू कश्मीर के रियासी के तलवारा में जेकेपी 16वें बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। संदिग्ध आतंकवादी बॉर्डर पार करने की कोशिश में था। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चेन्नई में नए आपराधिक कानूनों पर कार्यक्रम में कहा कि औपनिवेशिक दंड संहिता ने भारतीयों का दमन किया, इसलिए देशवासियों को न्याय प्रदान करने के लिए नई भारतीय संहिता का शुरुआत की जा रही है। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। कर्नाटक सरकार ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले में जांच सीआईडी को सौंप दी है। अंबुबाची मेले का दूसरा दिन असम में भक्तों के बीच बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रख्यात विचारक एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वृक्षारोपण अभियान के दौरान एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को पौधे भी बांटे। जेपी नड्डा ने कहा कि मां जिस तरह से सारे दुख के साथ परिवार को सुरक्षित रखती है, उसी तरह पेड़ पूरे समाज को संरक्षित रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। केनरा बैंक का एक्स अकाउंट हैक हो गया। केनरा बैंक की ओर से आधिकारिक तौर पर अकाउंट हैक होने की जानकारी दी गई। विदेशी बाजार में दर्ज की गई गिरावट के बीच घरेलू थोक बाजार में चना और दाल की दरें सस्ती हो गई। इसी के साथ सोयाबीन, रिफाइंड तेल की कीमतों में कमी आई है। तुअर, मूंग, मसूर की कीमतें गिरी हैं। दिल्ली में 25 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले में 350 से अधिक घरेलू विक्रेता और 50 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार हिस्सा लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। उन्होंने अबू धाबी में हाल ही में बने BAPS मंदिर जाकर वहां पर पूजा अर्चना किया। डॉक्टर जयशंकर के इस दौरे में वे अपने समकक्ष अब्दुल बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान गैलेंट युद्ध के अगले चरण और लेबनान के साथ सीमा पर बढ़ते संघर्ष पर चर्चा करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल को आश्वासन दिया है कि अमेरिका के साथ हथियारों की आपूर्ति का विवाद जल्द सुलझा लिया जाएगा। पिछले हफ्ते नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो बाइडेन प्रशासन की आलोचना कर रहे थे। इस वीडियो के कारण दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा है।
गाजा शहर के पास प्रशिक्षण कॉलेज पर इजरायली हमले में 8 फलस्तीनी मारे गए। इस कॉलेज का इस्तेमाल UNRWA द्वारा गाजा में मदद का वितरण करने के लिए किया जा रहा था। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक हुए सैन्य हमलों में 37,598 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जानकारी दी है कि इराक के इस्लामिक प्रतिरोध आतंकवादी समूह के साथ संयुक्त सैन्य अभियान में इजराइल के उत्तरी हाइफा बंदरगाह पर 4 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिका ने हूतियों के इस दावे को खारिज कर दिया है। इजरायली सेना ने पश्चिम तट के जेनिन में गिरफ्तारी के दौरान एक घायल फिलिस्तीनी व्यक्ति को सैन्य जीप के बोनट पर बांध दिया। वीडियो सामने आने के बाद इजरायली सेना ने खुद घटना की पुष्टि की है। रूस यूक्रेन जंग लंबे समय से जारी है। रूस द्वारा यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। यूक्रेन द्वारा किए गए सेवेस्तोपोल शहर पर मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 2 वर्षीय बच्चा भी है। वहीं बोल्गोरोद क्षेत्र में स्थित रूसी शहर ग्रेवोरोन पर यूक्रेनी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस द्वारा कब्जा किए गए क्रीमियाई प्रायद्वीप पर 5 अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, 100 से अधिक लोग घायल हुए। ब्रिटेन के मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर बिजली कटौती के कारण सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। बिजली की कटौती के कारण कई उड़ानों में गंभीर रूप से देरी हुई है और अनेक उड़ानें रद्द हो गई हैं। ये देरी विशेष रूप से टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर हम पेंसिल्वेनिया जीतते हैं तो हम राष्ट्रपति पद जीत लेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 नवंबर को होंगे। भारत की श्रीजा आकुला WTT कंटेंडर सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। रविवार को खेले गए फाइनल में श्रीजा आकुला ने चीन की डिंग जियाई को 4-1 से शिकस्त दी। भारत की नंबर 2 टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा ने भारत की अर्चना कामत के साथ मिलकर प्रतियोगिता का युगल खिताब अपने नाम किया। श्रीजा और अर्चना ने फाइनल में भारत की ही दिया चिताले और यशस्विनी घोरपड़े की जोड़ी को शिकस्त दी। राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर करने के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को सुपर 8 के मुकाबले में 21 रन से हरा दिया है। मुकाबले में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 19 ओवर और 2 गेंदों में 127 रन की स्कोर पर सिमट गई। अंत्यालय में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भजन कौर और धीरज बोमदेवरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारतीय जोड़ी ने रिकर्व मिक्स्ड इवेंट में मैक्सिकन जोड़ी को 5-3 के अंतर से हराया। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने उन पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। यूरो कप में आज मेजबान जर्मनी के सामने स्विट्जरलैंड की चुनौती होगी। जर्मनी की टीम ने अब तक खेले गए 2 मैचों में से दोनों में जीत हासिल करके ग्रुप में शीर्ष पद पर कब्जा किया है। वहीं स्विट्जरलैंड की टीम 1 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर है। यूरो कप 2024 में आज खेले जाने वाले एक अन्य मैच में हंगरी का सामना स्कॉटलैंड से होगा। अपने ग्रुप में स्कॉटलैंड तीसरे और हंगरी चौथे स्थान पर काबिज है। ऐसे में दोनों टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं। और बुलेटिन में हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। यूरो कप में पुर्तगाल ने तुर्की को 3-0 के अंतर से हरा दिया। पुर्तगाल के लिए बर्नार्डो सिल्वा ने 21वें मिनट में और 28वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडीज ने 55वें मिनट में गोल दागे। इस जीत के बाद पुर्तगाल की टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर कायम है, जबकि तुर्की की टीम दूसरे स्थान पर काबिज है।
पुर्तगाली फुटबॉल टीम के प्रशंसकों ने तुर्की पर 3-0 से जीत का जश्न मनाया और टीम के प्रशंसकों ने कहा कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि उनकी टीम जीत दर्ज करेगी। यूरो कप में खेले गए एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने रोमानिया को 2-0 से हराने में सफलता हासिल की। मैच में बेल्जियम ने पहला गोल दूसरे मिनट में ही दाग दिया। बेल्जियम को दूसरी सफलता 79वें मिनट में मिली। बेल्जियम के प्रशंसकों ने रोमानिया के खिलाफ 2-0 से रोमांचक जीत के बाद कोलोन में जश्न का मनाया गया। मुकाबले में बेल्जियम की टीम के बाद टीम के प्रशंसक स्टेडियम के बाहर नाचते गाते नजर आए। यूरो कप में जॉर्जिया और चेक रिपब्लिक के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एफ में खेले गए इस मुकाबले में पहली सफलता जॉर्जिया को पहले हाफ में मिलने के बाद अतिरिक्त समय में मिली, जबकि चेक रिपब्लिक ने 59वें मिनट में गोल दागकर स्कोर को बराबरी पर ला दिया। चेक गणराज्य के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलने वाली जॉर्जियाई टीम के प्रशंसक खुश नजर आए। प्रशंसकों को चेक गणराज्य के खिलाफ ड्रॉ के बाद टीम के नॉकआउट दौर में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार दिखती है। हंगरी फुटबॉल टीम के कोच मार्को रॉसी ने कहा कि अगर उनकी टीम स्कॉटलैंड को हराती है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। रॉसी ने कहा कि हंगरी अभी ग्रुप में चौथे स्थान पर है। ऐसे में टीम की कोशिश जीत के साथ तीसरे स्थान पर अपने अभियान को खत्म करने की होगी। पुर्तगाल के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज ने फुटबॉल प्रशंसकों के पिच पर आने और खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने पर चिंता जताई है। तुर्की और पुर्तगाल के बीच खेले गए मैच में 5 लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ सेल्फी लेने पिच पर आ गए। 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में जाने का फैसला किया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वे खेलेंगे या नहीं। जोकोविच घुटने की सर्जरी से उबर रहे हैं। अमेरिका की फर्राटा धावक शाकैरी रिचर्डसन ने पेरिस ओलंपिक में जगह बना ली है। 24 वर्षीय विश्व चैंपियन रिचर्डसन ने अमेरिकी ट्रायल्स में महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में जीत दर्ज की है। अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। बीते कुछ दिनों पहले उनके कार्यालय में चोरी हो गई थी, जिस सिलसिले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी दिखाई। अभिनेत्री श्रेया पिलगांवकर लॉस एंजलिस में होने वाले भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में जूरी सदस्य के रूप में काम करेंगी। 27 से 30 जून तक होने वाले फिल्म महोत्सव में श्रेया शॉर्ट्स श्रेणी की जूरी सदस्य के रूप में काम करेंगी। हॉरर कॉमेडी मुंजा ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। 7 जून को रिलीज हुई फिल्म में शर्वरी वाघ, अभय वर्मा और मोना सिंह मुख्य भूमिका में हैं। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और गायक पवन सिंह के असल जीवन पर आधारित फिल्म पावर स्टार का पहला लुक आ गया है। अपनी बायोपिक में खुद काम करने वाले भोजपुरी नेता बने हैं पवन सिंह। मशहूर फिल्म निर्देशक एस राजामौली ने फिल्म कल्कि 2898 एडी के ट्रेलर की तारीफ की है। कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण जैसे तमाम दिग्गज अभिनेता मुख्य भूमिका में। दिग्गज निर्माता रमेश तौरादी ने कहा है कि मशहूर एक्शन क्राइम रेस की चौथी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि टिप्स फिल्म्स के बैनर तले सोल्जर और भूत पुलिस के सीक्वल पर भी काम किया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख अपनी नई फिल्म पिल के साथ OTT पर डेब्यू करेंगे। 12 जुलाई को जियो सिनेमा पर रिलीज होने वाली फिल्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर आधारित है। हॉलीवुड स्टार जेनिफर लॉरेंस आगामी मर्डर मिस्ट्री द वाइफ्स में बतौर अभिनेत्री और निर्माता काम करेंगी। अभिनेता अनिल कपूर ने तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन अभिनीत फिल्म क्रू की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि फिल्म महिला प्रधान फिल्में बनाने से उन्हें डरना नहीं चाहिए। एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट 2 रिलीज के 2 हफ्तों के भीतर ही अमेरिका में इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।